चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने चार्ज संभालते ही फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। आई वुड से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो इसी से रिलेटेड बात ये रखेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रजिस्ट्रार को या सेक्रेटरी को एक खत लिख रखा था। फिर उसके बाद एक खत साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम भी लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत आपने ये कमेटी कैसे बनाई, जिसने फिर आगे जिसमें 63A वाला केस भी सुना गया। खैर, ये मामला फुल कोर्ट इजलास के अंदर क्योंकि जस्टिस मंसूर फरमाते हैं कि इसको पहले इसको देखा जाना चाहिए, तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि तलाक बमाजी आप कह लें कि ये उठाया जा सकता है मामला। तो हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब और मारूफ कानूनदान शहबाज खोसा साहब हमारे साथ हैं। हसन रजा पाशा साहब, आप इसमें क्या समझते हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो ये बाकायदा कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस के तहत किस तरह से आपने नई कमेटी फॉर्म कर दी और फिर उस नई कमेटी ने बेंच कैसे बना दिया। तो ये जो फुल कोर्ट इजलास है, क्योंकि वो यही कहते थे कि इसको फुल कोर्ट में जब तक डिस्कस ना किया जाए ये हो नहीं सकता कि आप अगली कमेटी बना दें और उसने अगला केस सुना। तो रेट्रोस्पेक्टिवली इस पर आपको नजर आता है कोई एक्शन हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह की इस रिजर्वेशन पर? देखें, जहां तक मेरा ख्याल है कि जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है जी, वो दो ही सूरतों में वो कालादम करार दिया जा सकता है। एक तो कोर्ट में वो फिक्स हो और कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। दूसरा ये है कि पार्लिमान में वो पेश हो और पार्लिमान उसको अंडू कर दे और कहे कि ये ठीक नहीं है और यानी कानून साजी ना करे या इसके अगेंस्ट वोट हो। तो तीसरी और कोई सूरत नहीं है। अब जब के साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कमेटी बनाई और इस ऑर्डिनेंस का सहारा लेके जब बनाई, तो क्योंकि ये एग्जिस्ट कर चुका था और बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसलिए कहेंगे कि सदर मुमलिकत भी पार्लिमान का हिस्सा है और उनकी तरफ से कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है तो यही तस्वर किया जाता है कि ये पार्लिमान की कार्रवाई का हिस्सा है जो उन्होंने सिग्नेचर्स कर दिए। ऑल्दो कि हमें भी इसकी जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की असल रूल के खिलाफ थी उस पे ऑब्जेक्शन था, लेकिन कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन साबिक चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त तौर पे की। लेकिन उसमें फुल बेंच ने भी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसमें भी ये मामला, उसमें ये बड़ा डिटेल डिस्कस हुआ था जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा भी है। और फिर दूसरा कि ऑर्डिनेंस चैलेंज था जिस वक्त काजी फाइजा साहब ने उसके तहत कमेटी फॉर्म कर दी। तो मुख्तसरन इस पर दोबारा ये कमेंट कर दें कि अब वो चैलेंज है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट से अगर ये बाकायदा फिक्स होता है केस और टेकअप होता है एंड अगर कोर्ट इसको खत्म कर देती है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, या कोई ऐसा बेंच बने, तो फिर ये हो सकता है इत्तलाक बमाजी और फिर उसके तहत फैसले भी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और अगर वहाँ पे कोई बेंच तश्कील दे के उसको उसमें भेजा जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो सामने आनी है वो ये आनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इलादा उसकी तश्कील हो गई है 26th अमेंडमेंट के तहत। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आएगा या उसके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगेगा। तो क्योंकि आईनी तरमीम जो है वो आ गई हैं, पार्लियामान ने 2/3 मेजॉरिटी से उसको कर लिया है, तो I get the point। मतलब तरीका है अभी भी हुकूमत के पास, मतलब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला जाएगा। ठीक है। शहबाज खोसा साहब, अगर आपने अभी बात सुनी है, आर यू विद मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? खोसा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर अभी आपने हसन रजा पाशा साहब की जो बात सुनी है, अगर आप इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर ले, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब की जजेस में इत्तेफाक पैदा करने की जो कोशिश है, इससे क्या इख्तलाफात कुछ आपको तासर जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है? क्या देख रहे हैं आप खोसा साहब? ये जी देखना इसमें ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस आया था वो जिन हालात में आया था और जिन मकासद के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था वो उसको कम्प्लीटली डिफीट कर दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऑर्डिनेंस ने। और ये जिन हालात में, क्योंकि मकसद ये था कि चीफ के इख्तियारात कम किए जाएं फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस में, ना कि चीफ को ही इख्तियारात दोबारा पकड़ा दिए। तो जो इफेक्ट हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का वो यही हुआ था कि चीफ साहब ने अपनी मर्जी से
मुनीब साहब को बाहर निकाल दिया, अपनी मर्जी से मोमीनुद्दीन साहब को बिठा दिया। और ऑल्दो बेंच जो है वो 3 मेंबर कमेटी ने डिसाइड करना था कि ये किसके पास केस लगा करेंगे, वो हालांकि मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे मगर 2 मेंबर्स ने डिसाइड कर दिया। बड़े अजीब से हालात थे, आप जानते हैं संडे के दिन 12 बजे 11 बजे गालिबन ये ऑर्डिनेंस आता है और 12 बजे जो है चीफ जस्टिस साहब को ये गैजेट नोटिफिकेशन के बगैर इसका पता भी चल जाता है, वो कमेटी भी बना देते हैं, 2 मेंबर से फैसला भी करा देते हैं और 63A का बेंच भी बन जाता है। और वो फैसला जो कि हर छाबड़ी वाले को पता था कि 63A में हुकूमत क्या चाहती है, वो बिल्कुल मनोअन हुकूमत के मुताबिक आया। तो इस पस मंजर में अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट देखेंगे तो वो बिल्कुल एक वैलिड नोट था। याया अफरीदी साहब बहुत एमिनेंट जूरिस्ट हैं और ये बिल्कुल कंपैरेबल हैं विद मुनीब साहब एंड जस्टिस मंसूर साहब, सवाई ये कि ये उनके जूनियर हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि अपनी ये कोर्ट को साथ लेके चलने में बिलीव करेंगे और मेरा ख्याल है कि ये वो ठीक है खोसा साहब। असल जो वो जो द डेविल लाइज इन द डिटेल्स वाला जो मामला है ना, असल जो मसला है मामला है जहां पे आके आपको एतराज होगा यकीनी तौर पे नजर आ रहा है आपसे मुराद आपकी जमात को, दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। वो जो आईनी बेंच बनना है वो किसने बनाना है, उसमें कौन कौन से जजेस होंगे, गेम तो वहां पे आएगी। इसमें भी मैं अर्ज करूंगा कि देखें 26th अमेंडमेंट एक बहुत डिस्प्यूटेड अमेंडमेंट है। मेजॉरिटी जो रिप्रेजेंटेटिव बार एसोसिएशंस हैं, जिस तरह तमाम तकरीबन मुल्क की हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसके मुसवदे को भी रिजेक्ट किया, इसके जिस तरह से ये पास की गई उसको भी रिजेक्ट किया, इसके मतन को भी रिजेक्ट किया और इसके खिलाफ जो जहाद है वो भी अनाउंस कर रखा है। तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके प्रोग्राम को रेगुलेट करने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को दिया जा सकता है? क्या आपको बताया जा सकता है कि आपका कैमरामैन कौन होगा और आपके जो पाउडर लगाने वाले या मेकअप करने वाले कौन होंगे और आपके गेस्ट कौन होंगे? अगर ये सब कुछ आपको बताया जाएगा तो फिर ये आपका प्रोग्राम तो नहीं होगा। तो इसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो ये फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस तक की छोटी सी डिटेल भी अगर पार्लिमानी कमेटी के पास जानी है तो इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ हुई? तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है और ये चीफ जस्टिस आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उससे कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। बात ये कि हो गया हुआ है, अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नहीं सर, बात ये है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी नहीं है। तो ये इन जजेस ने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ उठाया हुआ है, इन्होंने 26वीं अमेंडमेंट का ओथ नहीं उठाया हुआ। इनको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा करने का इन्होंने ओथ उठाया और ये जज बने हैं, तो क्या ये 26वीं तरमीम जो है ये ठीक। जी भाई साहब पूछना चाह रहे हैं आप? हसन भाई, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको मेरे खोसा साहब मेहमान की कोई बातें पसंद नहीं आ रही, लेकिन सवाल की बजाय मैं आपको मौका दूंगा कि अगर आप कुछ इन बातों पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो पहले आप कर लें। हसन भाई। खोसा साहब मुझे बहुत पसंद है और मेरे छोटे भाई हैं और अजीज हैं। मैं ये बात करना चाहूंगा, इन्होंने फरमाया कि जजेस ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हल्फ उठाया हुआ है। जी, हल्फ जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उठाया हुआ है। आपको वही असरात मिले जो जिनको बहुत सारे लोगों ने मेलाफाइडे कहा हुआ है। खोसा भाई आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हसन भाई मौका दे दें हसन भाई को, फिर मैं वापस आता हूं सर आपकी तरफ। हाँ हसन भाई अपना कंपाइल कर ले। जी खोसा साहब की तरफ से इजाजत है, मैं बात कर सकता हूँ? सर बड़े भाई कीजिए सर, मेरे पास वक्त की वजह से कम है, प्लीज। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, खोसा साहब ने ये फरमाया कि जजेस ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हलफ उठाया है और 26th अमेंडमेंट का उन्होंने नहीं उठाया। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो जिस वक्त ये प्रोमलगेट हुआ था और 18वीं तरमीम से पहले जजेस का क्या तरीका कार था, वो गवर्नर उनको समरी भेजता था और प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता था, गवर्नर विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड दैट्स ऑल। उसमें सीएम की भी अप्रूवल होती थी और सीएम की भी मर्जी शामिल होती थी। तो क्या उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हलफ उठाया वो ठीक है या ये ठीक है? बात ये नहीं है। 26th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ
पाकिस्तान ये 1973। बात दुरुस्त है हसन साहब आपकी, लेकिन आप ही तो ये बात कर चुके ना कि जिस तरह से वो अभी इस तनाज़े को, इस मामले को भी बनाया कि ये कमेटी बनी कैसे थी, ऑर्डिनेंस आ गया, उसके तहत अचानक कमेटी बन गई, अभी गैजेट नोटिफिकेशन उसका नहीं था हुआ, वो चैलेंज भी हुआ था, उस कमेटी ने फिर आगे एक बेंच बना दिया और बेंच ने आगे जो 63A की तशरीह रिवर्स की, उसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई।